अ वेरी वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं फ्रॉम द क्लास 6 टू 10th सारे एनसीईआरटीज़ को कवर करूँगी, जिसमें मैंने अभी 6th और 7th के एनसीईआरटी के कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो आप एक बार देख सकते हैं। और आज जो मैं शुरू कर रही हूँ वो है क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, तो क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो आज ये नई क्लास का नया चैप्टर है ना। अभी तक मेरे से 7 क्लास तक के बच्चे जुड़े थे, तो अब जो 7 से 8 में आए होंगे उन बच्चों के लिए भी मैं कंटेंट लेकर आई हूँ। सो आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक शेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। तो देखो, अब जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही इजी चैप्टर है अगर मैं कहूँगी एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द फार्मिंग बैकग्राउंड और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है आपका, तो आप उससे आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। और अगर नहीं भी है तो इतनी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप वो तो हम सब इंडियन हैं तो हमको पता ही है कि क्या होता है ना। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे होती हैं, हमने आसपास तो देखी ही होती हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. Their uncle is a farmer. One day they saw some tool like khurpi, sickle, shawl and plow etc. in the field. अब देखो, आपने देखा होगा अगर आपके घर में गार्डनिंग भी होती है, अगर आपके स्कूल में गार्डनिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि जो टूल्स होते हैं, खुरपी होती है, सिकल होता है ना, फावड़ा, खुरपी, और प्लाव करने के लिए जो हल होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या काय के लिए यूज़ की जाती हैं? फॉर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. तो जो बूझो था उसने बोला कि मुझे पता करना है कि ये जो टूल्स हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है और कैसे उन्हें मैनेज किया जाता है। क्योंकि देखो, अगर हम एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, आपको पहले तो आपने क्या किया, उसको मतलब पहले बोया, फिर उसको काटा, फिर उसके बाद अब आपका जो एग्रीकल्चर है वो प्रैक्टिसेस है वो यहीं तक सीमित नहीं रहती कि आप सिर्फ बो दीजिए और काट लीजिए, लेकिन आपको उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको पूरे 1 साल तक उसको चलाना है। क्योंकि देखो, अगर आपने गेहूँ बोया अक्टूबर नवंबर में, फिर आपने उसको काटा अप्रैल और मार्च के महीने में, फिर उसके बाद जो गेहूँ की अगली फसल है वो फिर आपको 1 साल बाद मिलेगी। तो आपको 1 साल तक उस गेहूँ का मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा, वेयर हाउसेस में रखना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स in this chapter. So let's start. You have learned that all the living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो देखो, ये हमने 7th में पढ़ा था, है ना, कि किस प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, है ना। रिकॉल कीजिए उस चीज़ को। और अगर आपको नहीं पता हो तो आप 7th क्लास का जो मेरा वीडियो है आप उसको जाकर देख सकते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको यूज़ करके, क्लोरोफिल, इन सब का यूज़ करके प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, है ना। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन not make their own food, so where do animals get their food from? और अब हमने फिर ये भी देखा था
कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो, है ना। फिर हमने क्या देखा, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स वो अपना फूड खुद तो नहीं बना सकते हैं ना, उनको हमेशा किसी न किसी सोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है, या तो एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है अपने फूड के लिए या फिर प्लांट्स पे, है ना। ओमनीवोरस, कार्निवोरस ये हमने देखा था। तो उनको जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, वो प्लांट्स से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन हमें फूड क्यों खाना पड़ता है, तो ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारी बॉडी है उसको वर्क करने के लिए काय की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें काय से मिलती है, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स रहते हैं, और वो हमें काय से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड से मिलते हैं। और फूड हमें कहाँ से मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन से मिलता है। तो ये जो साइकिल है ये पूरी तरीके से क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे में। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि क्यों। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर द कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। मैंने अभी आपको यही बताया है ना कि आपके जितनी भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यू नीड एनर्जी, एंड एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है जो आप कंज्यूम करते हो इन डिफरेंट फॉर्म्स, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड्स, है ना। तो ये सारे प्रकार के अलग अलग फूड हैं जो आप कंज्यूम करते हो और जो बेसिकली आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस of your body. Then since we all need food, how we can provide food to a large number of people in our country? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हर एक इंसान को फूड चाहिए तो हम इतनी बड़ी कंट्री में या फिर इतने बड़े देश में हर एक इंसान को फूड कैसे अवेलेबल करवाएं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कितनी योजनाएं निकालती है, राशन देती है गरीब लोगों को, किस चीज़ के लिए, ताकि जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। जो सरकार है वो राशन की शॉप पे फ्री में कुछ देती है या फिर बहुत कम अमाउंट में वो गेहूँ और चावल ये सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो शॉप्स रहती हैं उनसे। तो वो क्या करती है जिससे कि हर एक इंसान तक फूड की एक्सेस हो सके। अभी ये जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों को मतलब खाने के लिए तरसना पड़ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स चलाई, कुछ प्राइवेट एनजीओज़ ने अपनी स्कीम्स चलाई ताकि जो फूड है वो हर इंसान को अवेलेबल हो सके, बिकॉज विदाउट फूड नथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। अगर एक इंसान को खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो और किसी काम को करने के लिए कैसे तैयार हो सकेगा। तो फूड हमारी सबसे पहली बेसिक नीड है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। और एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फूड अवेलेबल करवाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अच्छा प्रोडक्शन होना, है ना। अच्छा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अच्छी बारिश पे डिपेंड करता है, अच्छे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे सीड्स पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अच्छा इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है क्रॉप का प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है उसका मैनेजमेंट। अब क्रॉप के प्रोडक्शन के बाद आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। कल ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि 65,000 या 6,500 क्विंटल्स ऑफ जो वीट है वो सड़ गया है बाहर रखे रखे। तो आप देखती हैं कितनी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन लोगों तक पहुंचने के पहले ही वो ख़राब हो जा रहा है अनाज। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे पास अच्छे स्टोरेज हाउसेस नहीं है कि वो जो अनाज है वो सड़े ना, है ना। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड को, है ना। गेहूं को डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चने को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि हर एक इंसान तक, कॉर्नर तक क्या फूड की एक्सेस हो सके। देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस।
अब हम इसका जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है उस पे आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. तो देखो, हमने पढ़ा है सोशल साइंस में, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास 7th क्लास, नोमैडिक अर्ली मैन्स के बारे में। वो क्या करते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि किस प्रकार से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, किस प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं, किस प्रकार से हम खेती करते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, वो दीज वन नोमैडिक पीपल्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, एंड दे आर नॉट यूज टू ईट फूड लाइक अस, कि हम बाकायदा पकाकर और उसको साफ कर कर हर चीज़ कर कर हम फूड खाते हैं। लेकिन वो लोग क्या ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे, कच्चा मांस खा लेते थे, पत्तियाँ खा लेते थे, जड़ें खा लेते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर वे में हम फूड को कंज्यूम करते हैं ना, जिस पेड़ की जो चीज़ कंज्यूम करने की होती है हम उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम सीधा गेहूं का पूरा जो पेड़ है उसको ये निकाला और हमने पूरा खा लिया, ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ उसका बीज खाते हैं ना, उसके दाने को खाते हैं, ना कि पूरे पेड़ को खाते हैं। लेकिन जो नोमैडिक थे, मतलब अर्ली मैन्स थे, वो क्या करते थे, वो कुछ भी खा लेते थे। फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने सीखा, कल्टीवेशन करना सीखा, लैंड को यूज़ करना सीखा, और उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या फूड को उगाना शुरू किया। तो यही प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। अब क्रॉप की डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज़ क्रॉप, जब प्लांट, एक ही प्रकार के प्लांट एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ अ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ अ वीट। अभी हम देख रहे हैं, अभी काय का सीज़न चल रहा है, कौन से, खरीफ क्रॉप का सीज़न चल रहा है। तो अभी इसमें क्या चावल उगाया जाता है। आप अगर आसपास देखेंगे, मेरा जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होता है काय का, राइस का। तो आप देखेंगे आसपास राइस का प्रोडक्शन, मतलब हज़ारों एकर्स ऑफ ज़मीन में सिर्फ राइस उग रहा है। तो राइस की फसल लगाई जा रही है। तो ये क्या होता है, ये होता है क्रॉप, है ना, जहाँ पे एक ही प्रकार के पौधे को एक फील्ड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया जाता है, दैट इज़ नोन एज crop. Then you already know that crops are of different types like cereals, vegetables, fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. अब देखो, हम जानते हैं कि जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ सीरियल्स मतलब दानेदार होती हैं, कुछ काइम के फॉर्म में होती है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में होती है, कुछ फ्रूट्स के फॉर्म में होती है। और ये इनका जो सीज़न है वो भी उस पर डिपेंड करता है ना, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप, ये हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। Then India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from region to region. है ना। अब देखो, हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था काय के बारे में, मॉनसून, रिलीफ, फीचर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा लैंड पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है ना, डिफरेंट जोन्स ऑफ क्लाइमेट है हमारे यहाँ। किस प्रकार से, कहीं हिली रीजन है, कहीं पे डिज़र्ट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड है, कहीं पे कैसा है, कोस्टल रीजन है। तो इस प्रकार के से जो अलग अलग रिलीफ फीचर्स होती हैं। तो अब देखो, जो हिली रीजन है वहाँ की जो सॉइल है वो अलग होती होगी, होती होगी, क्या होती ही है। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया और आपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो आप एक बार वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो डिवीजन है लैंड का, पैटर्न को डिवाइड किया गया है काय में, डेजर्ट एरिया में, हिली टेरेंस में, दैन प्लेन्स में, दैन उसके बाद कोस्टल प्लेन्स में। तो जो अलग अलग रिलीफ फीचर हैं वो भी डिपेंड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। द
climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. और अलग अलग जगह का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, रेनफॉल पैटर्न है, वो भी डिफरेंट है. अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग जो पार्ट्स हैं कंट्री के, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को उगाया जाता है. जैसे डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. आप देखो ये इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप पैटर्न्स हैं जो हर जगह कॉमन होते हैं. सी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारा जो देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का किया जाता है. अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे यहाँ गेहूं को कंज्यूम बहुत किया जाता है, चावल को कंज्यूम बहुत किया जाता है, दालों को कंज्यूम बहुत किया जाता है. तो ये जो 3 क्रॉप्स हैं ये पूरे देश में हर जगह उगाई जाती हैं, वेदर वो नॉर्थर्न पार्ट हो, सदर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न पार्ट हो. लेकिन फिर कुछ एरियाज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप को उगाने के लिए फेमस होते हैं. जिसे अगर हम देखें तो जो कॉटन, प्याज, ये सब कहाँ पे उगाई जाती है? वेस्टर्न रीजन में, है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाले एरिया में. अगर हम देखें टी, रबर, कॉफ़ी, है ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ उगाई जाती हैं? केले, ये कहाँ उगाए जाते हैं? नीचे सदर्न रीजन में. फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. फिर एक्सेस ऑफ वीट का प्रोडक्शन, मतलब वीट सारे देश में ही उगाई जाती है, लेकिन एक्सेस ऑफ वीट प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेंट्रल इंडिया में, है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस वाले रीजन में. फिर उसके बाद फ्रूट्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ज़्यादा हिली रीजन में, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. तो अलग अलग, मतलब एक तो नॉर्मल क्रॉपिंग पैटर्न है जो नॉर्मली फसल जो है वो हर जगह उगाई जाती है, और एक क्या है, स्पेशल रीजन के हिसाब से उन क्रॉप्स को, मतलब एक रीजन की स्पेशल क्रॉप होती है जो सिर्फ उसी जगह उगाई जाती है ना, जैसे कि टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, है ना, फ्रूट्स, कॉटन, जूट. तो ये सारी. अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के 2 क्रॉप पैटर्न में डिवाइड किया गया है इंडिया के क्रॉपिंग सिस्टम को. सबसे पहले है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप. याद रख लो अच्छे से ये 2 चीज़ें, क्योंकि आप इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो सीज़न कब से कब तक इनका मतलब ड्यूरेशन होता है, इसको अच्छे से याद रखना. कब से कब तक होता है खरीफ क्रॉप का? खरीफ क्रॉप तो सबसे पहले ये रेनी सीजन की क्रॉप होती है, मतलब अभी की जो क्रॉप्स है ना, जो बरसात के मौसम में उगाई जाती है, उनको हम कौन सी क्रॉप्स बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है. And in India, generally from June to September, paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton, etc. are खरीफ crops. इंडिया में जो बरसात की फसलें होती हैं उनमें क्या क्या होता है? सबसे पहले पैडी, धान की फसल उगाई जाती है, मक्के की, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप में आती है. और इसका जो हार्वेस्ट है वो कब किया जाता है? फ्रॉम जून में इसको सॉ किया जाता है, मतलब जब बरसात शुरू होती है तब इसको हम लगाते हैं और फिर हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी सितंबर अक्टूबर के मंथ में. उसके बाद आता है रबी क्रॉप. द रबी क्रॉप इज ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. अब जो रबी क्रॉप है ये ज़्यादातर क्या, ये रबी क्रॉप विंटर सीजन की क्रॉप है. इसको हम कब उगाते हैं? फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में इसका हार्वेस्ट किया जाता है. इसकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट, गेहूँ, चना, है ना, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे जो हैं ये हमारी रबी क्रॉप्स में आती हैं. बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस. फिर आपने देखा होगा जैसे कि
आई बिलोंग टू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो हमारे यहाँ दो फसलें ली जाती हैं, एक राबी और एक खरीफ। लेकिन हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे तीन फसलें भी ली जाती हैं, एक बरसात के मौसम की, एक ठंड के मौसम की और एक गर्मी के मौसम की। तो जो गर्मी का मौसम है, ज़्यादातर फार्मर्स गर्मी के मौसम में काय की फसल उगाते हैं, दाल मतलब मूंग की दाल की फसल उगाते हैं। मूंग बहुत ज़्यादा बोया जाता है गर्मी के मौसम में। और वेजिटेबल्स है ना, वेजिटेबल्स के खेत लगाए जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो वो एक तरीके से ज़ैद क्रॉप में आ जाता है। देन उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो बेसिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बारे में। वाई कैन पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं लगाते? पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन अ रेनी सीजन। ये एक बहुत ही आसान सा जवाब है, एक बहुत ही आसान से सवाल का, कि देखो जो क्रॉप है उसका जो पैटर्न है, उसका जो मतलब नेचर है, वो काय पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे। सीधी तरीके से किस प्रकार से कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, कुछ क्रॉप्स होती हैं उन्हें ठंड की ज़रूरत होती है, कुछ क्रॉप्स होती हैं उन्हें गर्मी की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि हम उस हिसाब से क्रॉप जिस तरीके के मौसम का डिमांड करती है हम उसे उसी मौसम में लगाते हैं। अगर जो राइस की क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अगर वाटर किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें चाहिए पड़ता है तो वो है काय की फसल, राइस की फसल। धान लगाने में आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको पूरा जो खेत है उसको वाटर से फिल करके रखना पड़ता है जब आप धान की खेती करते हैं। फिर जब आप गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ को थोड़ा सा ठंड की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। फिर जो मूंग की फसल होती है ये गर्मी में भी उग जाती हैं आसानी से। तो ये पूरी तरीके से काय पे डिपेंड करता है? जो क्रॉप का नेचर है उस पर डिपेंड करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. These activities are listed: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, प्रोटेक्शन फ्रॉम pests एंड हार्वेस्टिंग स्टोरेज। अब देखो जो डिफरेंट बेसिक प्रैक्टिसेस हैं कि अगर जब आप एक क्रॉप को ग्रो करना चाह रहे हैं, जब आप खेती करना शुरू करते हैं तो आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें आनी चाहिए, उसके अलावा आप क्या नहीं कर सकते? खेती नहीं कर सकते। जैसे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सपोज़ जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो एटलीस्ट हमें क्या आना चाहिए? बात करना आना चाहिए, है ना। बच्चा छोटा सा होता है उसे कुछ और नहीं आता लेकिन वो बात कर सकता है, उसको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए अक्षरों का, ABCD, है ना। तो वो क्या होता है? उसका बेसिक नॉलेज होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये क्या बोल होता है, ये मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। जैसे खाना बनाने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तेल डालते हैं, फिर उसमें प्याज डालते हैं, पहले गैस जलाते हैं, फिर उसके बाद कढ़ाई रखते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें प्याज और सारे मसाले डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं। वैसे ही जब हम खेती करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जिस मिट्टी में हम खेती करना शुरू कर रहे हैं पहले उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर, उसको मतलब बखरना पड़ता है ना, उसको मतलब आप एक सा करना पड़ता है, समतल करना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो भी सॉलिड हो जाती है उसको पूरा बिखेरना पड़ता है, एक लेयर बनानी पड़ती है। देन उसके बाद जब सॉइल प्रिपेयर होगी फिर आपको क्या करना पड़ता है? बोना पड़ता है ना, बुवाई करते हैं, सोइंग करते हैं। फिर जब फसल आप लगा देते हैं उसके बाद फसल के नेचर के हिसाब से आप उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, खाद देते हैं फसल को।
फिर आप उसको इरिगेट करते हैं, उसको वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, डिफरेंट इरिगेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जब क्रॉप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो आप उसको वीडीसाइड्स से, मतलब वीडीसाइड्स डालते हैं, उसमें प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब पूरी, अगर कोई और उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं तो आप उनको क्या करते हैं, उनकी छटाई करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। देन उसके बाद क्रॉप पूरी तरीके से जब प्रिपेयर हो जाती है तो आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद आप उसे सेफली स्टोर करते हैं ताकि वो क्या ना हो, ख़राब ना हो। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम आगे जाके बहुत ही एलाबोरेट तरीके से एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।